फिजिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसमें फर्स्ट पार्ट की बात करें जिसमें हमको करना क्या है, दो सेलों के बीच जो ईएमएफ होता है, दो सेलों का जो ईएमएफ होता है उनकी तुलना करेंगे हम विभव मापी के द्वारा। ठीक है, आज का टॉपिक है विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना, यानी कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर। इसको हम लोग पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो सेलों के ईएमएफ के बीच में तुलना करेंगे कि क्या रिलेशन होते हैं दो सेलों के ईएमएफ के बीच में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, इसकी संरचना देख लेते हैं। तो संरचना में कहता है कि चित्र के अनुसार एक सेल जिसका कि ईएमएफ ई है को धारा नियंत्रण आरएच स्विच के तथा तार एबी को आपस में जोड़ देते हैं। देखिए, धारा नियंत्रण है आरएच स्विच के है और ये तार है एबी, इस तीनों को आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए। फिर कहता है कि हम दो सेल लेते हैं, जब दो सेल लेते हैं जिनका ईएमएफ E1 है तथा E2, देखिए दो सेल लेते हैं, तो E1 है, इसका E2 है, इनका ईएमएफ। फिर कहता है दोनों सेलों के धन सिरे को बिंदु A से जोड़ते हैं। देखिए, ये धन सिरा है, E प्लस E माइनस, E प्लस E माइनस, दोनों सेलों के धन सिरे को A बिंदु से जोड़ दिया जाता है तथा धारा मापी G को, इसको गैल्वेनोमीटर लिखे हैं, कुंजी J से जोड़ दिया जाता है, J से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन में इसको लिखने के बाद आप ये फिगर बनाइए, सुंदर सा फिगर, साइड में बनाने की जरूरत नहीं है, आप नीचे बना सकते हैं, बड़ा सा फिगर अच्छा बनेगा। इसको नोट करने के बाद अगला पॉइंट आप दीजिएगा कार्य विधि। ठीक है, कार्य विधि, कार्य विधि लिख के डैश दीजिएगा और आपको कार्य विधि सामने इमेज में दिख रहा होगा, आपको कार्य विधि लिख लीजिए पहले। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है मैं पॉइंट एक बार बता देता हूं। कहता है कि जब टर्मिनल 1 तथा 3 को, टर्मिनल 1 तथा 3 को ज्वाइन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो सेल E1 परिपथ में इंक्लूड हो जाता है, सेल E1 परिपथ में इंक्लूड हो जाता है और गैल्वेनोमीटर से नियत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देने लगता है, यानी वो विक्षेपित होने लगता है। परंतु जब जॉकी को, यानी कि देखिए जॉकी को सरकाया जाता है इधर उधर, तो L1 पॉइंट पर, L1 दूरी पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद कर देता है। इस चीज को समझिएगा। चलिए हटाइए इमेज। क्या कर रहा है कि देखिए 1 है और ये 3 है, तो 1 और 3 पॉइंट को जब आपस में जोड़ दिया गया तो देखिए ये वाला जो सेल था वो परिपथ में इंक्लूड हो जाएगा, ये नहीं इंक्लूड हो गया, ये नहीं जुड़ा हुआ है। इन दोनों को जोड़ दिए तो ये परिपथ में इंक्लूड हो गया, यानी गैल्वेनोमीटर से भी धारा प्रवाहित होने लगेगा, यानी गैल्वेनोमीटर का स्विच डिफ्लेक्शन देने लगेगा। ठीक है, हिलने लगेगा, यानी धारा उसमें से जा रहा है। लेकिन जैसे ही जॉकी को हम लोग इस तार पर इधर उधर सरकाते हैं ऐसे ऐसे, तो एक पॉइंट हमको मिलता है L1, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये है ना, ये L1 का पॉइंट है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, L1। तो L1 दूरी पर हमको आइडिया प्राप्त होता है कि अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यानी इसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो वो उसका संतुलन बिंदु हो गया। अच्छा, संतुलन बिंदु प्राप्त हो चुका है L1 दूरी पर, तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें ईएमएफ जो हो जाएगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मैंने पिछले ये कैसी पोटेंशियोमीटर में बता दिया था, वो प्रूफ भी किए थे। V is directly proportional to what? V is directly proportional to L। तो यहाँ पे हो जाएगा E1 is, लिख सकते हैं आप, अर्थात कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद, सॉरी कार्य विधि जो दिखाया था कि आपको इमेज में, वो लिखने के बाद ये लिखना है, अर्थात E1 is directly proportional to L1। समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिएगा पुनः आपको एक और इमेज दिख रहा होगा, दूसरा इमेज, उसके बाद आपको वो लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको वो लिखना है, लेकिन यहाँ पहले क्योंकि EMF is directly proportional to length, इसीलिए इतना हो गया। लिखेगा पुनः, उसके बाद जो आपको इमेज दिख रहा है उसको नोट करिएगा। क्या लिखा हुआ है कि जब टर्मिनल 2 को 3 से, सॉरी, जब टर्मिनल 1 को 3 से
डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तथा टर्मिनल 2 को 3 के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है तो सेल E2 परिपथ में इंक्लूड हो जाता है तथा फिर वही प्रोसेस रिपीट होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर से धारा पास होने लगती है। सर इसको सरकाते हैं जॉकी को इधर उधर तब L2 पॉइंट पर, यहाँ देखिए L2 दूरी पर डिफ्लेक्शन देना वो क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो ये वही प्रोसेस रिपीट होता है तो पुनः बिंदु A से L2 दूरी पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद कर देता है, यानी विक्षेपित होना बंद कर देता है, यानी कि वो संतुलन बिंदु प्राप्त कर चुका है। तो फिर क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली करके उतना लिखने के बाद लिखिएगा सिमिलरली E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। समीकरण क्या हो गया, तो हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से भाग, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो E1 by E2 बराबर आ जाएगा L1 by L2। में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था, ये कैसे हो गया बराबर, तो ध्यान दीजिएगा यदि E1 आप बराबर करते हैं तो मान लीजिए सिग्मा L1 होगा और E2 बराबर करते हैं तो ये सिग्मा L2 होगा। जब दोनों को बटन में करिएगा तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E1 by E2 बराबर हो जाएगा L1 by L2। तो ये आपका रिलेशन निकल गया दो सेलों के बीच में, ठीक है ना। लिखेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, यानी कि यह दो सेल को कंपेयर करने का इक्वेशन निकल के आ चुका है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट हो गया, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है ना। सेकंड पार्ट है सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मापन। आंतरिक प्रतिरोध को कैसे मापेंगे, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। तो ध्यान दीजिएगा ये फिगर आपको सामने बनाया हुआ है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा क्या, संरचना, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिखकर और उसमें जो आपको सामने इमेज दिख रहा है उसको नोट कर लीजिए, यही इसका कंस्ट्रक्शन है। इसको नोट करने के बाद वीडियो को रोक के तब नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा क्रिया विधि, ठीक है, क्रिया विधि। 1 मिनट रुक जाइए, है ना। जो आप संरचना लिखिएगा, संरचना को नोट करने के बाद आप नीचे ये फिगर बना लीजिएगा। संरचना को नोट करने के बाद फिगर बनाइएगा, फिगर के बाद लिखिएगा क्रिया विधि, यानी कि वर्किंग। क्रिया विधि लिखने के बाद आपको जो अब ये दूसरा इमेज दिख रहा है वो क्रिया विधि में आप पहले लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि जब टर्मिनल 1 को 2 के साथ, जब टर्मिनल 1 को 2 के साथ जोड़ दिया जाता है तो सेल E1 परिपथ में इंक्लूड हो जाता है और गैल्वेनोमीटर से नियत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देने लगता है, विक्षेपित होने लगता है। परंतु जब जॉकी को यानी कुंजी को विभव मापी के तार AB पर स्लाइड किया जाता है, सरकाया जाता है, तब बिंदु A से L1 दूरी पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद कर देता है, यानी विक्षेपित होना बंद कर देता है, अर्थात यह संतुलन बिंदु को प्राप्त कर चुका है। लिखिए चूंकि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ, इसीलिए E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L1, ठीक है। समीकरण क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। उसके बाद, ठीक है, जितना लिखे संरचना उसके बाद ये लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद आपको फिर दूसरा इमेज अभी लिख रहा होगा, उसको लिखिएगा। क्या लिखा हुआ है कि जब स्विच केबल को बंद कर दिया जाता है तो बाह्य प्रतिरोध R, 1 मिनट, ये बाह्य प्रतिरोध है, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध R है। चलिए फिर आपको इमेज में सही दिख रहा होगा, है ना। जब स्विच केबल को क्लोज किया जाता है तो बाह्य प्रतिरोध R परिपथ में इंक्लूड हो जाता है तथा फिर वही प्रोसेस रिपीट होता है। जब तार
कि बिंदु ए से L2 दूरी पर यानी L2 बिंदु पर बैलेंसिंग पॉइंट यानी संतुलन बिंदु प्राप्त होता है तो ईएमएफ E1 जो है पोटेंशियल डिफरेंस V में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं उसके बाद V is directly proportional to L2। समीकरण क्या हो जाएगा 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर भाग दीजिएगा तो ये E1 by V बराबर क्या हो जाएगा L1 by L2। E1 by V बराबर L1 by L2 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 3 कर लीजिएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए कि हम क्या यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करें। कहता है कि जब A और B टर्मिनल 1 और 2 टर्मिनल को 1 और 2 टर्मिनल को जोड़ देंगे तो ये ईएमएफ जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ से तार टूटा हुआ है। ठीक है ना, ये ईएमएफ इसमें इंक्लूड हो जाएगा और धारा यहाँ गैल्वेनोमीटर से होकर प्रवाहित होने लगेगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देने लगेगा। लेकिन जब जॉकी को इधर उधर सरकाया जाता है तो A बिंदु से, यहाँ A बिंदु है, A बिंदु से L1 डिस्टेंस पर यह संतुलन बिंदु को प्राप्त कर लेता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद कर देता है। ठीक है, तो संतुलन बिंदु को प्राप्त कर लिया। अच्छा, तो उसके बाद हमने देखा E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 हो गया, समीकरण बंद कर दिए। अब पुनः अब क्या कर रहे हैं कि स्विच K1, देखिए यहाँ स्विच K1 है, स्विच K1 को जब क्लोज कर दिया जाता है, एक दूसरे से सटा दिया जाता है, तो अब R बाहर तत्व R भी इसमें क्या हो गया इंक्लूड हो गया, परिवर्तन में इंक्लूड हो गया, यानी इसमें से भी धारा प्रवाहित होने लगता है। और ये जो इसमें इंक्लूड हो जाता है तो ये ईएमएफ जो है वो वोल्टमीटर यानी पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हो जाता है। ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं जहां E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 लिख रहे थे वहां V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा संरचना लिखने के बाद ये लिखना है। उसके बाद समीकरण 1 और 2 को भाग देंगे तो E1 by V1 बराबर L2 by V2 हो जाएगा। समीकरण 1 कर लीजिए 3। इसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस होता है। ध्यान दीजिएगा, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसमें देखिए, बाह्य प्रतिरोध और सेल के अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ रहता है जिसको स्मॉल r से लिखते हैं, तो E1 by R plus R हो गया। इसको कर लीजिए समीकरण 4। लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V by R। समीकरण कर लीजिए इसको 5। समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से देखिएगा तो I और I कैंसिल होगा, ये दोनों बराबर होगा। हमको आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालना है। ठीक है ना, तो कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा E1 by R plus R बराबर V by R। तो हम क्या करते हैं इसको पलट देते हैं, तो R plus R by क्या हो जाएगा E1 बराबर V by R था तो R by V हो जाएगा। E1 चला जाएगा ऊपर तो R plus R बराबर E1 R by V। ठीक है, अब ये स्मॉल r का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो E1 R by V माइनस R। अब दोनों में देखिए R कॉमन दिख रहा है, हम R यहाँ से कॉमन उठा सकते हैं तो R इंटू E1 by V माइनस में 1, ये आ गया आंतरिक प्रतिरोध का मान। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब लिखेंगे एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 की बात करें तो देखिए E1 by V1 का मान L1 by L2 था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं L1 by L2 माइनस 1। ये भी आपका आंतरिक प्रतिरोध का ही फॉर्मूला हो गया। तो ये आंतरिक प्रतिरोध का डेरिवेशन हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको इमेज में दिख रहा होगा, स्टार्टिंग में बताए थे। सबसे पहले आपको इमेज से क्या करना है, संरचना को लिखना है, उसके बाद ये फिगर बनाना है, उसके बाद
कार्यविधि का लिखना है और कार्यविधि लिखने के बाद ये लिखना है समीकरण फर्स्ट, सॉरी मिल गया, समीकरण फर्स्ट को लिखना है, उसके बाद अगला कार्यविधि आएगा उसी में, उसको लिखने के बाद समीकरण 2 लिखना है, फिर आपको लाइनें से करना है, समीकरण 1 में 2 से भाग करना है, बाकी का लाइनें से आपको बताया गया है, तो आप उसको खुद से नोट कर लीजिए और इस प्रकार आपको यहाँ आज चैप्टर समाप्त होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 3 क्या होता है, एंड होता है। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।